जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सिंधिया वंश के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधिया वंश आज भी बहुत राजनीतिक रूप से महत्व रखता है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का एक प्रमुख राजवंश रहा है। और अगर मैं एमपीपीएससी सिलेबस की बात करूं तो ये एमपीपीएससी के यूनिट 2 का भाग है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इससे पहले सिंधिया वंश से पहले हमने होलकरों के बारे में पढ़ा था, होलकर वंश के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। उससे पहले जितने भी प्राचीन राजवंश थे उसका पूरा वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं इसके संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक थे राणोजी सिंधिया। सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया थे। और ये लगभग 1726 के आसपास सिंधिया वंश की नींव डाल देते हैं। और शुरुआत में 1731 के आसपास ये अपनी राजधानी उज्जैन को बनाते हैं। पहले इनकी राजधानी उज्जैन ग्वालियर नहीं थी, पहले राजधानी क्या थी, उज्जैन। और 1810 के आसपास राजधानी ग्वालियर होती है। इनके आने वाले शासक राजधानी को ग्वालियर ले जाते हैं, वो हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। इनके पृष्ठभूमि की बात करें दोस्तों तो ये महाराष्ट्र के सतारा जिले से संबंध रखते हैं। एक पाटिल परिवार था। एक पाटिल परिवार था कान्हेर खेड़ गांव में। कान्हेर खेड़ गांव में एक पाटिल परिवार था जिनका नाम था जानको जीराव। जानको जीराव सिंधिया के ये पुत्र हैं, राणोजी सिंधिया। और ये बाद में बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम जो मराठा के पेशवा थे, पेशवा बाजीराव प्रथम के अधीन ये सेवा करने लगते हैं और इनके सेना में भर्ती हो जाते हैं। और ये कई युद्ध लड़ते हैं पेशवा बाजीराव प्रथम के साथ। और ऐसे ही एक युद्ध होता है 1729 में। 1729 में अमझेरा का एक युद्ध होता है, अमझेरा, ठीक है दोस्तों। तो अमझेरा का एक युद्ध होता है और इस युद्ध में ये बहुत वीरता का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। और इससे प्रभावित होकर बाजीराव प्रथम 1731 में, जहां मालवा लोगों तीन लोग थे मालवा में जो दिया गया था बाजीराव प्रथम के द्वारा। एक थे होलकर, होलकर थे, एक पवार थे, और एक थे आपके सिंधिया, ठीक है, एक थे सिंधिया। ये तीनों इसी क्षेत्र में थे। आपस में मतभेद ना हो इसकी वजह से 1731 के आसपास बाजीराव प्रथम ने, पेशवा बाजीराव प्रथम ने विस्तृत रूप से इस क्षेत्र का बंटवारा कर दिया। तो होलकर चले गए इंदौर साइड में, इन्होंने इंदौर को अपना केंद्र मानते हुए शासन चालू किया। ये लोग चले गए धार साइड और धार को अपना केंद्र बनाते हुए इन्होंने शासन आरंभ कर दिया, ठीक है। और सिंधिया जो राणोजी सिंधिया थे, इन्होंने उज्जैन को केंद्र बनाते हुए इन्होंने अपना शासन चालू कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो 1731 में ये उज्जैन को अपना केंद्र बनाकर इन्होंने शासन चालू किया। वंश के संस्थापक थे और 1745 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। उज्जैन में एक मेला लगता है। उज्जैन में उज्जैन में एक मेला लगता है। कौन सा मेला है? सिंहस्थ मेला। कौन सा मेला है दोस्तों? सिंहस्थ का मेला, ठीक है, सिंहस्थ, ठीक है, सिंहस्थ का मेला है। ये सिंहस्थ का मेला लगाने का श्रेय किसको जाता है? तो राणोजी सिंधिया को जाता है। तो उज्जैन में, क्योंकि राजधानी इन्होंने उज्जैन बनाया था, तो वहां पर एक मेले का आरंभ करते हैं। उस मेले का नाम रखा गया सिंहस्थ का मेला। और इसकी जो शुरुआत है वो राणोजी सिंधिया ने ही अपने कार्यकाल में किया था, ठीक है। अगले राजवंश की बात करें तो महादजी सिंधिया। हालांकि महादजी सिंधिया से पहले कई और शासक हुए। तो अगर चूंकि 1745 में 1745 में राणोजी सिंधिया का मृत्यु हो जाता है, राणोजी सिंधिया, ठीक है, राणोजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। तो इसके उपरांत 1745 में इनके जो सबसे बड़े बेटा थे, राणोजी सिंधिया के जो सबसे बड़े बेटे बेटे थे, जिनका नाम था जयप्पा, जय अप्पा जी राव, जयप्पा जी राव, ठीक है, जयप्पा राव, जयप्पा राव सिंधिया। तो जयप्पा राव सिंधिया जो है, जयप्पा जी राव, जयप्पा जी राव सिंधिया, ये राजा बनते हैं। हालांकि इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, कुछ इन्होंने कुछ ऐसा इतिहास में
याद करने जैसी कोई चीज नहीं किया है। 1745 से ये 1755 तक शासन करते हैं। इसके बाद एक राजा और आते हैं, दत्ताजी राव। दत्ताजी राव, दत्ताजी राव, ठीक है। तो दत्ताजी सिंधिया बनते हैं ये 1755 से 1760 तक। इनके बारे में भी कुछ उल्लेखनीय नहीं है, इसलिए मैंने इनको, तो मैंने महत्वपूर्ण शासकों के बारे में ही बात किया है जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। दत्ता जी के बाद जनकोजी राव हुए हैं। जनकोजी राव, जनकोजी राव। तो जनकोजी राव सिंधिया ये 1760 से लेकर 1761 के आसपास तक शासन करते हैं। ठीक है, 1761 के आसपास तक ये शासन करते हैं। 61 कहीं 65 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जनकोजी राव जो है, ये पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है, इनको याद कर लीजिएगा। पानीपत, पानीपत का जो थर्ड वार होता है, इसमें ये किसकी तरफ से भाग लेते हैं? तो ये पेशवा की तरफ से भाग लेते हैं। तो ये पेशवा की तरफ से, पेशवा की तरफ से युद्ध में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। और यहाँ पर ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। किसको? वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए इसके बाद, इनके बारे में, कि राणो जी के बाद जयप्पा जी राव हुए, फिर दत्ता जी हुए, फिर जानकी जनको जी राव हुए। और जनको जी राव पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लेते हैं और पेशवा बाजीराव की तरफ से भाग लेते हैं। और इस युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। महादजी सिंधिया भी तृतीय पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है दोस्तों, पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है, इसमें महादजी सिंधिया भी भाग लेते हैं। कुछ फैक्ट में कहा गया है कि ये युद्ध भूमि से भाग गए थे। कुछ कहीं पर ये मिलता है कि ये युद्ध भूमि में घायल हो गए थे। तो इनके एक सेनापति थे राणे खां। राणे खां, तो सेनापति का नाम था राणे खां। राणे खां के बारे में कहा जाता है कि ये राणे खां ने महादजी सिंधिया को युद्ध स्थल से लेकर गए थे। ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स में जैसे यहाँ लिखा है कि मराठों की हार के बाद वे युद्ध भूमि से भाग गए थे। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने मराठा शक्ति को पुनर्जीवित किया। कुछ कहा जाता है कि घायल हो गए थे और राणे खां उनको युद्ध भूमि से लेके चले गए थे। ठीक है। बाद में कई राजपूत राज्यों पर कब्जा किया और उत्तरी भारत में मराठा प्रभाव को बढ़ाया। दोस्तों, अगर मैं महादजी सिंधिया के बारे में बात करूं, तो महादजी सिंधिया सिंधिया वंश के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे, सबसे शक्तिशाली शासक रहे हैं। सही मायने पे तो कहा जाता है कि सिंधिया वंश के जो असली संस्थापक थे, जो वास्तविक संस्थापक थे, वो महादजी सिंधिया थे। क्यों? उसके कई फैक्ट्स हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कई राजपूतों को पर ये कब्जा कर लेते हैं, उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व जमाते हैं। और इसके अलावा ये ग्वालियर में, तो ग्वालियर जीतने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ध्यान रखिएगा। ग्वालियर में एक शासक था लोकेंद्र सिंह जाट। लोकेंद्र लोकेंद्र सिंह जाट, लोकेंद्र सिंह जाट, ठीक है, सिंह जाट। तो ये जो लोकेंद्र सिंह जाट है, इसको हरा देते हैं। लोकेंद्र सिंह जाट को क्या करते हैं? हरा देते हैं। और ग्वालियर लोकेंद्र सिंह जाट से जीत लेते हैं। ठीक है। तो ग्वालियर जीतने का श्रेय किसको जाता है? महादजी को जाता है। तो ग्वालियर जीत लेते हैं लोकेंद्र सिंह जाट को हराकर। ठीक है। इसके अलावा दिल्ली में अपना प्रभुत्व जमाते हैं। दिल्ली में जो मुगल शासक हैं, उन पर अपना प्रभुत्व जमाते हैं। कैसे? शाह आलम को गद्दी पर बैठाते हैं। शाह आलम को यही गद्दी पर बैठाते हैं। शाह आलम को गद्दी पर बैठाया। ठीक है। और गद्दी पर बैठाने पर शाह आलम ऑब्वियसली इनका क्या मानेगा कि भाई इन्होंने हमें किया है हमारे लिए। तो शाह आलम ने दिल्ली का अपना प्रधानमंत्री बनाता है। क्या बना देता है? अपना प्रधानमंत्री बनाता है। प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक है। तो देखिए, ये ग्वालियर तो जीते ही जीते, उज्जैन पे तो, और जो आपका उत्तरी इलाका था, वहां पर राजपूतों को हराया और वहां पर अपना प्रभुत्व जमाया। उसके अलावा ये दिल्ली में भी अपना प्रभुत्व जमाते हैं और शाह आलम को गद्दी पर बैठाकर उन पर एक एहसान जमाते हैं। तो शाह आलम इनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर लेता है अपना। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों, अगर हम सही मायने पे बात करें कि अगर महादजी सिंधिया जो हैं,
1768 से लेकर 1794 तक ये शासन करते हैं और अपने शासनकाल में सिंधिया वंश को काफी ख्याति दिलाते हैं और इसीलिए ये सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शासक कहलाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं महादजी सिंधिया के बाद जो अगले शासक हुए दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया ये 1794 से 1827 तक शासन करते हैं। ठीक है, इन्हीं को ग्वालियर राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। ग्वालियर जीतने का श्रेय किसको जाएगा? महादजी राव सिंधिया को। और ग्वालियर को राजधानी किसने बनाया था? तो दौलत राव सिंधिया ने। कब बनाया था? 1810 में। 1810 ईस्वी में ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाते हैं दौलत राव सिंधिया। ठीक है, इसके अलावा तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1818 में। इसमें अंग्रेजों की हार होती है और इनको सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ती है। ग्वालियर की संधि होती है। ठीक है, ग्वालियर संधि, ग्वालियर संधि इन्हीं के टाइम पे होती है। तो ग्वालियर की संधि होती है और इनके स्वायत्तता में अंग्रेज अब अपना दखल देना चालू करते हैं। यानी अब ये किसके अधीन शासन करेंगे? तो अंग्रेजों के अधीन शासन करेंगे, क्योंकि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में ये हार जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके बाद दौलत राव सिंधिया के बाद जयाजी राव सिंधिया आते हैं। जयाजी राव सिंधिया, दोस्तों जयाजी राव सिंधिया जो हैं, ये जयाजी राव सिंधिया से पहले एक और शासक आते हैं दौलत राव सिंधिया। जैसे 1827 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो 1827 से आगे एक शासक हैं जिनका नाम है जनको जी राव। जनको जी राव, जनको जी राव सिंधिया। जनको जी राव ये दौलत राव के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, ये दत्तक पुत्र थे। ठीक है, दत्तक पुत्र। इनकी दौलत राव सिंधिया की महारानी यानी कि पत्नी थी, जिनका नाम था बायजाबाई। बायजाबाई। ठीक है, तो बायजाबाई ने इनको पाला पोसा था। ठीक है, जनको जी राव को। ठीक है, और जब दौलत राव सिंधिया की मृत्यु हो जाती है तो ये शासक बनते हैं जनको जी राव सिंधिया। इनके बारे में कुछ खास उल्लेख तो नहीं है, लेकिन बायजाबाई ने कई निर्माण कार्य कराए थे। जैसे कि बैजा ताल इन्होंने बनवाया था उज्जैन में। तो इन्होंने क्या बनाया था? बैजा ताल, याद रखना है इन्हीं के नाम पर बैजा ताल। तो बैजा ताल कहाँ है दोस्तों? उज्जैन में, उज्जैन में है। और किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था बायजाबाई ने। ठीक है, इसको बोला जाता है तैरता हुआ रंगमंच। क्या बोलते हैं इसको? तैरता हुआ रंगमंच, तैरता हुआ रंगमंच। ठीक है, तैरता हुआ रंगमंच। बैजा ताल के अलावा इन्होंने एक तो बनवाया था गोपाल मंदिर। गोपाल मंदिर बनवाया था, गोपाल मंदिर बनवाया था। ठीक है, अ, ठीक है, उज्जैन में ही बनवाया था। ये कहाँ बनवाया था? उज्जैन में ही बनवाया था। ठीक है, और ठीक है, तो चलिए, हाँ बैजा ताल हो गया, गोपाल मंदिर। ठीक है, यही प्रमुख कुछ इनके निर्माण कार्य थे जो इन्होंने कराया था। ठीक है, और कहा जाता है कि बैजाबाई ने जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति में यह भी विद्रोही थी, इन्होंने भी भाग लिया था। इन्होंने भी विद्रोह किया था 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, इसके बाद इनके अगले शासक होते हैं जयाजी राव सिंधिया। तो दोस्तों ये बात समझ आई, दौलत राव सिंधिया के बाद जनको जी राव, जो कि दत्तक पुत्र थे किसके? दौलत राव सिंधिया के। इनका कुछ विशेष उल्लेख नहीं था, बट मैंने समझा दिया कि दौलत राव की पत्नी थी बायजाबाई, इन्होंने ही इनको पाला पोसा था। ठीक है, और बायजाबाई के द्वारा कुछ निर्माण कार्य कराए गए थे, जैसा कि बैजा ताल उज्जैन बनाया गया था और गोपाल मंदिर उज्जैन में बनवाया गया था। और 1857 की क्रांति में ये भी भाग लेती हैं। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध। इसके बाद अगले शासक हुए जयाजी राव सिंधिया। जयाजी राव सिंधिया 1843 से 1886 तक राज करते हैं। जयाजी राव सिंधिया के बारे में बात करें तो ग्वालियर को एक समृद्ध और आधुनिक रियासत बनाने का ये कार्य करते हैं। इसके अलावा रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचा का विकास का कार्य करते हैं।
दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में अब देखिए कुछ अलग अलग फैक्ट से अलग जानकारी मिलती है। जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ जाती हैं, ठीक है, ग्वालियर, इनसे मदद लेने के लिए, तो कहा जाता है कि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। तो रानी को मरवाने में इनका भी कहीं न कहीं हाथ है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ फैक्ट से ये भी पता चलता है कि कहा गया है कि ये जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर पहुंचती हैं, ठीक है, तो ये अपने परिवार और वहाँ की महिलाओं और कुछ जो सैनिक थे, जो अधिकारी थे, उनके साथ ये चले जाते हैं नरवर के किले में। कहाँ चले जाते हैं? नरवर के किले में। और अपना खजाना रानी लक्ष्मीबाई के लिए खोल देते हैं, ऐसा कहा जाता है। कुछ जगह फैक्ट्स यह भी दिया गया है, लेकिन मूलतः ये माना जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वहां पर ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और इससे ही रानी लक्ष्मीबाई का कहीं ना कहीं उनकी वो मारी गई थी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कुछ निर्माण कार्य भी कराए थे, तो इनके द्वारा जो प्रमुख निर्माण कार्य हैं वो समझ लेते हैं, क्योंकि सवाल वहीं से पूछता है निर्माण कार्य क्या थे। तो निर्माण कार्य में इनका जो योगदान है, एक तो संगीत में बड़ा योगदान रहा इनका। तो संगीत घराना, संगीत में ग्वालियर घराना की इजाद इन्हीं के समय हुई थी, ग्वालियर। ठीक है दोस्तों, आपने ग्वालियर, शास्त्रीय संगीत है ग्वालियर, ग्वालियर घराना, ठीक है। तो ग्वालियर घराना की शुरुआत कहाँ से होती है? जयाजी राव सिंधिया के माध्यम से, ठीक है, शास्त्रीय संगीत का। दूसरा, इन्होंने जय विलास पैलेस का निर्माण कराया था, जो कि आज भी बहुत महत्वपूर्ण पैलेस है, जय विलास पैलेस, ठीक है। तो जय विलास पैलेस का निर्माण इन्होंने कराया था, ठीक है, जय विलास पैलेस का निर्माण इन्होंने कराया था। इसके अलावा इन्होंने कमला राजा कमला राजा पैलेस का निर्माण करा, भवन का निर्माण कराया, भवन था ये, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक विक्टोरिया महाविद्यालय का निर्माण भी कराया था, ठीक है, विक्टोरिया महाविद्यालय, विक्टोरिया महाविद्यालय का निर्माण भी कराया था। तो ये कुछ प्रमुख निर्माण कार्य हैं जो किसके द्वारा कराए गए थे? जयाजी राव सिंधिया के द्वारा कराए गए थे, ठीक है दोस्तों। तो बात समझ आई। तो जयाजी राव सिंधिया के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन कहीं ऐसा भी फैक्ट मिलता है कि ये अपने परिवार और कुछ अधिकारियों के साथ नरवर के किले में चले गए थे, और यहाँ का जो खजाना था वो एक अमरचंद नाम का बंदा था, उसको खजांची था, उसके हाथ में चाबी देकर गए थे कि वो खजाने की चाबी रानी लक्ष्मीबाई को दे दे, ठीक है। परंतु क्या फैक्ट है ये तो भगवान ही जानता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद हुए माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया 1886 से 1950 25 तक ये राज करते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि अंतिम के जो सिंधिया राजा थे वो यहाँ से राज नहीं करते थे, तो ब्रिटेन चले गए थे, लंदन, और लंदन में बैठ के ही यहाँ पर राज करते थे। उनमें शायद माधवराव सिंधिया जी भी थे, क्योंकि माधवराव सिंधिया 1925 में 1925 में जब इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी पेरिस में। तो इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ? पेरिस में। ये लंदन से वापस आ रहे थे और पेरिस में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनको किस लिए जाना जाता है? तो आधुनिक शिक्षा, प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा दिया था। 1900 से 1907 में दो सम्मानजनक खिताबों की स्थापना की थी। तो इन्होंने कुछ खिताब की स्थापना की थी, वो कौन कौन से थे? एक था मसब ए असवदी, ऑर्डर ऑफ द स्नेक, ऑर्डर ऑफ द स्नेक, ठीक है। तो ये कुछ खिताब थे जिनका इन्होंने क्या किया था? मसब ए असवदी, ठीक है, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। एक चीज के लिए और जाना जाता है, इन्होंने शिवपुरी को शिवपुरी को ग्रीष्म काल की राजधानी बनाया था, ग्रीष्म काल की राजधानी बनाया था, ठीक है दोस्तों। तो ग्रीष्म काल की राजधानी किसको बनाया था? शिवपुरी को, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ निर्माण कार्य कराए, तो इनके द्वारा निर्माण कार्य जो थे वो क्या थे? तो इनके द्वारा निर्माण कार्य था, एक तो माधव विलास पैलेस इन्होंने बनवाया था, माधव विलास पैलेस, ठीक है। दूसरा है
ग्रैंड होटल, ग्रैंड होटल का निर्माण इन्होंने करवाया था, ग्रैंड होटल। और तीसरा है जॉर्ज कैसल का किला, जॉर्ज, जॉर्ज कैसल, जॉर्ज कैसल का किला बनवाया था। ठीक है। तो ये कुछ शिवपुरी में छतरियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, और शिवपुरी की जो छतरी है, शिवपुरी की जो छतरियां हैं, शिवपुरी की छतरियां, ठीक है, शिवपुरी की प्रसिद्ध छतरियों का निर्माण इन्होंने कराया था, प्रसिद्ध छतरियों का निर्माण इन्होंने कराया था। ठीक है। तो इन्होंने कराया था। ठीक है। तो ये कुछ इनके द्वारा निर्माणकार थे। क्या क्या? माधव विलास पैलेस ये बनवाए थे, ग्रैंड होटल ये बनवाए थे, जॉर्ज कैसल का किला इन्होंने बनवाया था, और शिवपुरी की जो प्रसिद्ध छतरियां हैं इन्होंने बनवाया था, यानी कि माधवराव सिंधिया ने। दोस्तों, माधवराव सिंधिया के बाद जो अंतिम शासक हुए वो हुए जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया 1925 से 1947 तक राज करते हैं, और बाद में 1948 से 1956 तक ये मध्य भारत के राज्य प्रमुख थे, मध्य भारत के राज्य प्रमुख थे। ठीक है, राज प्रमुख थे जब देश स्वतंत्र हो गया था। ठीक है। अंतिम महाराजा हैं 1947 में, इन्होंने ही ग्वालियर रियासत को भारत में विलय किया था। ठीक है। 1948 से 56 तक ये मध्य भारत क्या थे? राज प्रमुख थे। इनकी शादी हुई थी दोस्तों किसके साथ? तो इनकी शादी हुई थी लेखा देवेश्वरी के साथ, लेखा देवेश्वरी के साथ, माफ करिएगा, लेखा दिव्येश्वरी हैं, दिव्येश्वरी के साथ शादी हुई थी। इन्हीं को क्या किस नाम से जाना गया है? लेखा दिव्येश्वरी को ही जाना गया है राजमाता, राजमाता विजय राजे सिंधिया, विजय राजे। ठीक है, विजय राजे सिंधिया के नाम से, राजमाता विजय राजे सिंधिया के नाम से। इनके बारे में एक फैक्ट बता दूं, इनके जीवनी पर एक किताब लिखी गई है, एक रानी ऐसी भी, एक रानी ऐसी भी, एक रानी ऐसी भी। और ये लिखा है, लेखक कौन है? तो लेखक है मृदुला सिन्हा, मृदुला सिन्हा, मृदुला सिन्हा। ठीक है दोस्तों। तो जीवाजी राव सिंधिया के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने समझा दिया है। ठीक है। ये तो रहे किसके बारे में? आपके जो अब तक के प्रमुख शासक हुए। इनकी अगर उपलब्धियों की और विरासत की बात करें तो सैन्य शक्ति, सिंधिया वंश ने मराठा साम्राज्य को उत्तरी भारत में मजबूत करने का कार्य किया है। प्रशासनिक शक्तियों की बात करें तो जयाजीराव सिंधिया और माधवराव जैसे शासकों ने ग्वालियर रियासत में शिक्षा, रेलवे और बुनियादी ढांचे पर काम किया है। सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो अभी बताया था कि ग्वालियर सिंधिया परिवार ने कला, जिसमें क्या था? ग्वालियर घराना, शास्त्रीय संगीत का ग्वालियर घराना की शुरुआत यहीं से होती है। स्थापत्य कला को प्रोत्साहित किया था इन्होंने। जय भवन पैलेस, अन्य ऐतिहासिक इमारतें इनके टाइम पे बनी थी। स्वतंत्रता के बाद भी सिंधिया परिवार का भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है अभी, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है। और अगर महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करूं तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में ये मराठा युद्ध में भाग लेते हैं। ठीक है, मराठाओं की तरफ से, और युद्ध में हार होती है। ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में सिंधिया हार जाते हैं और इनको ग्वालियर की संधि स्वीकार करनी पड़ती है। ठीक है। स्वतंत्रता और विलय 1947 में ये भारत में विलय करा देते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। आधुनिक सिंधिया की बात करें तो माधवराव सिंधिया जो 1945 से 2001 तक रहे हैं। ठीक है, माधवराव सिंधिया द्वितीय हैं ये। ठीक है। और उसके बाद ज्योतिराव सिंधिया जो वर्तमान में भी ये बीजेपी के नेता थे। ठीक है दोस्तों, कुछ फैक्ट्स की बात करें अगर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कुछ सिंधिया वंश के प्रमुख निर्माण कार्य, वैसे तो हमने बीच में डिस्कस कर लिया था, बट इनको देख लीजिए एक बार। जय विलास महल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसने बनवाया था? तो मैंने बताया था 1874 में महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने बनवाया था, और ये यूरोपीय इतालवी स्थापत्य शैली में बना है। ठीक है, तो ये यूरोपीय इतालवी शैली में बना है। इसमें विश्व के सबसे बड़े झूमर लगे हैं,
दो सबसे बड़े झूमर लगे हैं विश्व के, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसका एक भाग क्या हो गया है, जय विलास म्यूजियम हो गया है, जो सिंधिया वंश की ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाता है। ग्वालियर किला, तो ग्वालियर किले का पुनर्निर्माण और विकास किया था। ग्वालियर किला पहले भी था, सिंधिया वंश ने सिर्फ इसमें कुछ संरचनात्मक और सजावटी चीजें की है, एक तरह से पुनर्निर्माण करने का कार्य किया है और उसका रख रखाव किया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। सास बहू के मंदिर संरक्षण और विकास, बनवाया नहीं है इन्होंने, इसको संरक्षण दिया है, ठीक है, इस पे कुछ थोड़ी बहुत कार्य किया है। माधवराव राष्ट्रीय उद्यान, पहले माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सिंधिया वंश के लिए शिकार गाह हुआ करता था, बाद में इसे संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। मंदिर निर्माण में सिंधिया वंश ने कई मंदिरों का निर्माण कराया होगा, छोटे मोटे वहां आसपास के, लेकिन जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर उज्जैन, तिरुपति बालाजी मंदिर उज्जैन। इन्होंने रेलवे व सार्वजनिक निर्माण कार्य में भी सहयोग दिया है, जैसे रेलवे, सड़कें, स्कूल और अस्पताल में। उदाहरण के तौर पे ग्वालियर लाइट रेलवे, GLR, ग्वालियर लाइट रेलवे का विकास इन्हीं के समय पे हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीजें हो गई जो इन्होंने निर्माण कार्य कराए थे। बच्चों की ये ग्वालियर से संबंधित हैं, ग्वालियर से संबंधित हैं दोस्तों, तो ग्वालियर से संबंधित थोड़ा सा हम फैक्ट की बात कर लेते हैं। ग्वालियर एक अहम जगह थी, बहुत महत्वपूर्ण प्लेस था, जहां पर ना कि आधुनिक बल्कि प्राचीन काल से राजाओं का वर्चस्व रहा है। तो यहाँ पर पहले ग्वालियर को गुप्तेश्वर भी कहा गया है, गुप्तेश्वर, प्राचीन काल में गुप्तेश्वर या ग्वालियर, ग्वालियर, ठीक है। यहाँ पर खुदाई हुई थी और इससे मानव बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं, मानव बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं, मानव बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं, और वह भी मानव बस्ती के साक्ष्य 40 से 50 हजार वर्ष, हजार हजार वर्ष पूर्व है, हजार वर्ष पुराने, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा बात करें दोस्तों, तो ऐतरेय ब्राह्मण जो हमारा धर्म ग्रंथ है, एक ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में भी उज्जैन का उल्लेख मिलता है, सॉरी माफ करिएगा, ग्वालियर का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो मध्य भारत में, मध्य देश में ग्वालियर का उल्लेख मिलता है, ग्वालियर का उल्लेख है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में भी ग्वालियर का उल्लेख दिया गया है। तीसरा है, यहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं, तो ग्वालियर के अभिलेख के अनुसार, ग्वालियर अभिलेखानुसार यहाँ पर मिहिर कुल ने भी शासन किया है, अभिलेखानुसार मिहिर कुल भी यहाँ पर शासन किया है, ठीक है। मिहिर कुल, मिहिर कुल भी शासन यहाँ पर करता है, मिहिर कुल यहाँ शासन करता है, ठीक है। चौथा, राष्ट्रकूट, यहाँ पर पहले परमार शासक थे, कौन शासक थे, माफ करिएगा, प्रतिहार। तो राष्ट्रकूटों ने राष्ट्रकूटों ने राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों को प्रतिहारों को हराकर हराकर यहाँ पर इन्होंने तेली मंदिर बनवाया था, माफ करिएगा, राष्ट्रकूटों ने कौन सा मंदिर बनवाया था, प्रतिहारों को यहाँ से हराते हैं और यहाँ पर इन्होंने तेली या तैलप मंदिर का भी निर्माण करते हैं, तेली मंदिर का निर्माण करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, तेली मंदिर का निर्माण किन्होंने किया था, राष्ट्रकूटों ने। तेली मंदिर का निर्माण किसने किया है, राष्ट्रकूटों कूटों ने किया है। पांचवा है, चंदेल जो थे, चंदेल शासकों ने चंदेल शासकों ने कच्छप घाट को, जो कच्छप घाट शासक थे, कच्छप घाट को ग्वालियर में अपना प्रशासक नियुक्त किया था, कच्छप घाट को ग्वालियर का प्रशासक नियुक्त किया, ग्वालियर का प्रशासक नियुक्त किया, का प्रशासक नियुक्त किया।
दोस्तों पहले चंदेल जो शासक थे, चंदेल शासक के अधीन ही कच्छप घाट राज करते थे, ठीक है। तो कच्छप घाटों को ग्वालियर का प्रशासक नियुक्त कर देते हैं चंदेल शासक। और कच्छप घाट ने, कौन, कच्छप घाट ने यहां पर एक मंदिर का निर्माण कराया जिसको कहा जाता है सास बहू का मंदिर। सास बहू, सास बहू मंदिर, या एक्चुअल इसका नाम है सहस्त्र बाहु। सहस्त्र, सहस्त्र बाहु, ठीक है, सहस्त्र बाहु, ठीक है। तो सहस्त्र बाहु नाम है, लेकिन अब इसको किस नाम से जाना जाने लगा है, सास बहू का मंदिर। तो दोस्तों सहस्त्र बाहु या सास बहू का मंदिर किसने निर्माण कराया था, कच्छप घाट ने। तो ये ध्यान रखना है कि सास बहू का मंदिर किसने बनवाया, कच्छप घाट ने। छठा अनंगपाल तोमर था। अनंग, अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बनाई थी, दिल्ली, दिल्ली को बसाया था। दिल्ली का, दिल्ली का जिसे दिल्ली कहा गया है, तो दिल्ली को बसाने का कार्य किसने किया था, अनंगपाल तोमर ने। और अनंगपाल तोमर के जो वंशज थे, इसके वंशज ने तोमर वंश की शुरुआत यहीं की थी। तो वंशज ने तोमर वंश की शुरुआत, तोमर वंश की शुरुआत कहां से की थी, ग्वालियर से, ठीक है, ग्वालियर से। कहाँ से करते हैं दोस्तों, ग्वालियर से, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स ध्यान रखना है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स ध्यान रखना है, ठीक है। ग्वालियर से संबंधित जो महत्वपूर्ण राजा राज किए, उनसे संबंधित निर्माण कार्य हमने डिस्कस किया है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम पे आपको और भी ऐसे राजवंश और दूसरे टॉपिक पर वीडियोज मिलती रहेंगी। थैंक यू।